कभी सोचा है कि जिंदगी आगे कैसे बढ़ती है? मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती कैसे है? ये एक ऐसी पहेली है जो हम सबके आसपास है। आज हम इसी कमाल की प्रोसेस यानी रिप्रोडक्शन को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। ये बहुत बड़ा सवाल है ना? एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल हाथी तक हर जीव, हर लिविंग थिंग अपने वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा है। पर ये होता कैसे? चलिए पता लगाते हैं। जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर हमारे दिमाग में कुछ ऐसी ही तस्वीर आती है। ये एक बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस सिंबल है जिंदगी की शुरुआत का। तो इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले समझना होगा जिंदगी के ब्लूप्रिंट को। सोचिए जरा, हर जीव के अंदर एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है जो उसे सब कुछ बताता है कि भाई कैसा दिखना है, क्या करना है। और इसी ब्लूप्रिंट को हम कहते हैं डीएनए। इसे आप एक बहुत बड़ी रेसिपी बुक की तरह समझ सकते हैं। इसमें लिटरली सारी जानकारी है, किसी भी जीव को बनाने की, उसे चलाने की। जैसे हमारी आंखों का रंग क्या होगा, बाल कैसे होंगे, सब कुछ। अच्छा, तो अगर डीएनए वो रेसिपी बुक है तो क्रोमैटिन क्या है? समझिए, ये उस बुक के लंबे लंबे खुले हुए पन्ने हैं जो न्यूक्लियस के अंदर बस फैले हुए हैं। ये असल में डीएनए और प्रोटीन से ही बना होता है। लेकिन जब सेल को डिवाइड होना होता है ना, तब ये सारा फैला हुआ क्रोमैटिन एकदम कस के पैक हो जाता है और बनाता है क्रोमोसोम्स। अब ये रेसिपी बुक के ऑर्गेनाइज्ड चैप्टर्स जैसे हैं, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन को आसानी से कॉपी किया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। और अगर हम इन चैप्टर्स के अंदर झांके तो हमें मिलेंगी अलग अलग रेसिपीज, और इन्हीं रेसिपीज को हम कहते हैं जीन्स। हर जीन एक खास ट्रेट के लिए इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रेसिपी एक खास डिश बनाने के लिए होती है। तो अब हम जिंदगी का ब्लूप्रिंट तो समझ गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ब्लूप्रिंट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता कैसे है? और बस यहीं पर रोल आता है रिप्रोडक्शन का। एकदम आसान शब्दों में कहें तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स या कहिए ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। ये बस ये पक्का करता है कि जिंदगी चलती रहे। पर ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, इसके बिना क्या होगा? कोई भी स्पीशीज ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, है ना? ये सिर्फ स्पीशीज को आगे ही नहीं बढ़ाता, बल्कि उनमें डाइवर्सिटी मतलब विविधता भी लाता है, जो उन्हें बदलते माहौल में ढलने में, अडेप्ट करने में मदद करती है। अब रिप्रोडक्शन करने के ना मोटे तौर पर दो मेन तरीके हैं, या कह लीजिए दो स्ट्रैटेजीज हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ देखिए, दोनों तरीकों में जो मेन फर्क है वो एकदम साफ है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बस एक ही पेरेंट होता है, और जो ऑफस्प्रिंग होता है ना, वो जेनेटिकली एकदम बिल्कुल पेरेंट की कॉपी होता है। दूसरी तरफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिससे जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें दोनों की ट्रेट्स का एक यूनिक मिक्स होता है, और यहीं से आती है डाइवर्सिटी। तो चलिए पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मतलब जिसमें सिर्फ एक पेरेंट शामिल है। पता है, नेचर में ये कई गजब के तरीकों से होता है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला और सबसे कूल तरीका है रीजेनरेशन। सुनने में ये बिल्कुल किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है, पर ये 100% असली है। ये देखिए, प्लनेरिया। अगर इसे कई टुकड़ों में काट दिया जाए ना, तो हर एक टुकड़ा एक नया पूरा का पूरा प्लनेरिया बन जाता है। सेम केस हाइड्रा के साथ भी है। वो भी अपने कटे हुए बॉडी पार्ट से एक पूरा नया जीव बना सकता है ना कमाल की बात? अच्छा, अगला तरीका है बडिंग। ये भी अपनी ही कॉपी बनाने का एक और बहुत मजेदार तरीका है। याद देखिए, हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा उभार, जिसे हम बड कहते हैं, वो निकलना शुरू होता है। ये धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर पेरेंट की बॉडी से अलग होकर एक नया इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमें यीस्ट में भी देखने को मिलता है। और फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। इसे आप हवा में बीज फैलाने जैसा समझ सकते हैं। फंगस जैसे जीव क्या करते हैं? वो हजारों लाखों छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं, और जब भी ये स्पोर्स किसी सही जगह पर गिरते हैं ना, तो वहां एक नया जीव डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो अभी तक हमने बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो देखा जाए तो एक फोटोकॉपी मशीन जैसा है ना? पर अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे बड़े और सबसे इम्पॉर्टेंट फायदे की, और वो है वेरिएशन, यानी कि विविधता।
तो ये वेरिएशन होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में दिखने वाले छोटे-मोटे अंतर। जरा इन दो मॉथ्स को देखिए, है तो एक ही स्पीसीज के, पर इनके रंगों में फर्क साफ दिख रहे हैं ना। बस यही अंतर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आते हैं। तो सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वेरिएशन किसी भी स्पीशीज को असल में जिंदा रहने की ताकत देता है। सोच कर देखिए, अगर कोई खतरनाक बीमारी फैल जाए तो हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स अपने खास वेरिएशन की वजह से बच जाएं, या अगर एनवायरनमेंट में कोई बड़ा बदलाव आ जाए तो कुछ जीव शायद बेहतर तरीके से अडेप्ट कर पाएं। और दोस्तों, यही एवोल्यूशन का बेस है। लाखों सालों में नेचर धीरे धीरे इन छोटे छोटे वेरिएशंस में से सबसे बेस्ट, सबसे फायदेमंद वाले को चुनती है, और यही प्रोसेस, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, एवोल्यूशन को ड्राइव करती है। तो अब हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आने वाला वेरिएशन किसी स्पीशीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए इतना जरूरी है, तो फिर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आज भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो फोटोकॉपी वाली विधि का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।